डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में एक ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा सेशन से लेकर अपने ग्राउंड पर भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। यानी कि ये विधायक चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या सत्तारूढ़ की बात करें, दोनों विपक्ष में भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। हर सवाल को लेकर बेहद गंभीरता से वो अपने हर मुद्दे को उठाते हैं। और हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं ट्राई सिटी मंडी डबवाली से लोकप्रिय विधायक अमित सिहाग जी, जिनसे हम तमाम सवाल साझा करेंगे, खास करके सिरसा और डबवाली से जुड़े और हरियाणा से जुड़े ऐसे सवाल जो उठाने के बाद सरकार के भी कानों तक आवाज़ पहुंची है और लोगों का यकीनन जो भरोसा है वो अब विधायक अमित सिहाग के ऊपर कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। सबसे पहले विधायक साहब हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका तेज हरियाणा पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गुरविंदर भाई, बहुत बहुत आभार। सर, अभी आप विधानसभा सेशन से जस्ट लौटे हैं। बहुत सुर्खियों में रहे, आपने हर बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और बहुत से सवाल थे जिसके जवाब सरकार के पास नहीं थे। कैसे आपका सफ़र रहता है सर? इतने आप व्यस्त रहते हैं, हर मुद्दे पर आप एक्टिव, हर जगह आप पहुंच जाते हैं, सब कैसे मैनेज होता है और कैसा रहा आपका विधानसभा सेशन का इस बार का सफर? देखिए गुरविंदर भाई, दिलचस्पी हो, अगर सही मायने में लगन हो कुछ करने की, और लगन हो कि ये पद जो जनता ने दिया ये खुद के लिए नहीं, उनके लिए है, तो दिलचस्पी अपने आप ही आपको वो ताकत भी दे देती है, वो क्षमता भी दे देती है। जैसे आप जानते हैं, मतलब अपना भी एक चंडीगढ़ के मुकाबले में ये हल्का एक छोर पे पड़ता है, तो 300 किलोमीटर तकरीबन मेरे लिए हर हफ्ते आना जाना भी होता है। कभी विधानसभा की बातें हैं, अधिकारियों के समक्ष भी जाना है, तो हर कोशिश मैं करता हूँ। बट ये जो ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा मेरे को केवल और केवल एक सूत्रीय जो जिम्मेवारी है, और मैं जिसको बड़ी गंभीरतापूर्वक लेता हूँ कि किस तरीके से इस क्षेत्र का बेहतर विकास हो, डबवाली को सबसे बेहतरीन हलकों में आने वाले समय में विकसित किया जाए, उसके लिए वो ऊर्जा अपने आप ही काम करवा देती है। हम देख रहे थे विधानसभा के सेशन में भी, आप ध्यानाकर्षण की बात हो चाहे सवालों की बात हो, आपने बहुत बेखूबी तरीके से और बेबाक तरीके से हर सवालों को उठाया है। आपको लगता है कि क्या सरकार उन पर गंभीर है? क्या आपकी आवाज़ को वहाँ पर सुना गया? क्योंकि आप लोगों की आवाज़ तो बनी है, क्योंकि आपने स्टेट लेवल के ऐसे मुद्दे उठाए, ना सिर्फ डबवाली सिरसा उसमें शामिल था। देखिए, अगर सरकार गंभीर भी ना हो, मेरी गंभीरता में कभी कमी नहीं आती, तो मैं इतनी बार उनको जगाने का प्रयास करता हूँ और मुद्दों को सही तरीके से। मेरा मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित नहीं होता कि सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहना और घेरना। जहाँ सही है उसको सही कहना, जो गलत है उसको गलत कहना, और उसके साथ साथ जो जनता की आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर मैं, आप मान लीजिए, एक समाज सेवी के रूप में, एक राजनीतिक ताकत वाला समाज सेवी हूँ जो उस हिसाब से काम करने वाला का प्रयास करता हूँ, और उसकी सफलताएं भी हैं। आप ये देख लीजिए, अगर गंभीरता से ना लेती मेरी बातों को, तो आज की तारीख में कुछ जो सुविधाएं हम लेकर आए, चाहे वो ब्लड बैंक से शुरुआत की थी, और उसके बाद कई ऐसे मुद्दे जो हैं, मैं खास करके इवन जैसे जो स्टेट का मुद्दा था EWS के जो एज में रिलैक्सेशन की बात थी कि सरकारी नौकरियों में, पुलिस की भर्तियों में मिले, मैं इकलौता विधायक था जिसने उस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री जी ने उसको माना। जहाँ पे हड्डा रोड़ी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, जो मैंने विधानसभा चुनावों में, लोगों ने बहुत कहा जी यहाँ पे अब भूमि नहीं रही हड्डा रोड़ी के लिए, उसके लिए ज़रूरत है, अभी भी लोग उठाते हैं, धरातल तक नहीं पहुँची वो स्कीम। मैंने 2020 के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मांग रखी थी। उन्होंने उसे मांग को मानते हुए विधानसभा में ये बात कही कि अमित सिहाग जी ने ये मांग रखी थी, इसके चलते हमने इसको मानने का काम किया है, और इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक क्रीमेशन के लिए जो एक सुविधा हर ब्लॉक और ज़िले पे होनी चाहिए, उसके लिए, मगर हालांकि धरातल तक अभी वो नहीं पहुंची। तो इस तरह से है, आपके सामने है यहाँ पे जो गोल चौक का सबसे बड़ा दायरा जो छोटा करना, हम सोचते थे कभी यहाँ ट्रैफिक मुक्त, आपने कई बार कवर किया कि कितने साल तक हम इस तरह का, तो ये मेरी तरफ से गंभीरता, अगर व्यक्ति, मैं मानता हूँ, सच्चे मन से लगन हो और उसको दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी सरकार, अगर आप राजनीति से ऊपर भी उठ के काम करोगे और जनता के हित की बात करोगे, तो उनको मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। विधायक साहब, सबसे पहले हम करंट मुद्दे पर चलते हैं, जहां पर आप भी पहुंच गए हैं और लोगों का ध्यान भी उस मुद्दे पर था। वो इन दोनों में चर्चा है डिप्टी सीएम के खुद के गृह जिले में
सड़कों की गुणवत्ता को लेकर। लोग लिख रहे हैं कि गुणवत्ता उबाले मार मार कर सड़कों के बाहर आ रही है। ना सिर्फ उनके कार्यकर्ता परेशान हैं खुद के जेजेपी के, बल्कि लोग भी परेशान हैं कि सड़कें बनने से पहले टूट रही हैं। मतलब इस कदर भ्रष्टाचार फैला है कि हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर है कि आखिर डिप्टी सीएम के इस जिले में हो क्या रहा है। आप खुद पहुंचे हैं, आपने भी संज्ञान लिया है, क्या इस पर कार्रवाई होगी? आपकी बातचीत हो पाई है? क्या लोगों के लिए मैसेज आपकी तरफ से है? कम से कम सड़कों पर कम से कम ऐसा ना होता। देखिए, इस सरकार का एक नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, जीरो टॉलरेंस। तो वो नारा तो सफल नहीं हुआ, उन्होंने दूसरी उल्टी गंगा बहने लगी है, ये भ्रष्टाचार युक्त हरियाणा होने लग गया है। और ये समस्या केवल हमारे डवाली हल्के ज़िले की नहीं है। मैं जब विधानसभा में सुन रहा था, मेरे को लगा शायद मेरे हल्के में ऐसा होता होगा कि सड़कें, मेरे को कम तकरीबन विधायकों ने इस वाले सत्र में जो सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारी नई सड़क बनी थी टूट गई, या हमारी सड़क बनी नहीं, या हमारी सड़क में गड्ढे हैं। तो यही सुनने को मैं मान लो 60% मुझे विधायकों से मिला। तो मतलब ये समझ आया कि ये समस्या ना कि हमारी पूरे हरियाणा की है। और वही बात है कि भाई हमें जब ये बड़ी जब कहते हैं, जब अखबार में भी आप पढ़ते होंगे कोई सड़क मंजूर की जाती है तो बड़ी सौगात हुए मेहरबान, तो ये सुनने को मिलता है। और उसके टाइम की ये टेंडर करवाया। और मुझे अब जो समझ आने लगा कि ये जो टेंडर प्रक्रिया जो चल रहा है, जो हम दिखाने की कोशिश तो करते हैं इनके कि भी अखबारों में हमने ये करवा दिया, मुख्य रूप से ये एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है यहाँ पर कि जिसमें ठेकेदार भी मिला हुआ है, शायद प्रशासन भी मिला हुआ है, राजनीतिक लोग भी इसमें कहीं ना कहीं उनका भी जुड़ाव है। नहीं तो इतना बिना संरक्षण के ऐसा खुला आम जो चल रहा है सिस्टम, वो चल नहीं सकता। तो एक इस तरह का एक गठजोड़ बन चुका है कि जिन्होंने कहा कि जो सरकारी पूंजी है, जो आम जनता की पूंजी है, उसका कैसे हमें गबन करना है, उसको निकालने के लिए हमें पहले तो परियोजना लानी होंगी, उन परियोजना में टेंडर होगा, टेंडर के अंदर फिर हम घोटाला, मतलब इस तरीके से ठेकेदारों को काम दिया जाता है। काम जब पहुंचता है तो ठेकेदार अपने हिसाब से कि भाई आपको संरक्षण, आप खुली छूट एक तरीके से दिख रही है कि कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमने पैसे कमाने, ऊपर तक पैसे। एक ऐसा एक सिस्टम सा दिखाई देने लग गया। क्योंकि एक सड़क में होता, मैं मान लेता कि कोई अनियमितता हुई, ठेकेदार की कोताही हुई, 2, 3, 4, 5, 6, और एक हल्के में, मतलब एक हल्के में आपने कितनी, मतलब हमने इतना प्रयास करके इन कामों को करवाते हैं, और नीचे जब आता है, सौगात मिलती है तो जनता को इस तरीके का कि भाई एक साल में भी वो, एक साल तो क्या, एक महीने वो सड़क ना जुड़ पाए। और सबसे बड़ा उदाहरण, मैं जब कल गया तो वहाँ बैठा हुआ कि अभी 7-8 दिन हुए हैं कि भाई यहाँ से एक सड़क के साइड पे वो ट्रैक्टर जो है भट्टे से गुजरा होगा, तो वो गुजरने से कारण कुछ उसका जो है वो वहाँ नीचे पूरी उसने सड़क की उखाड़ दी ट्रैक्टर के एक बार जाने से। चलो हैवी लोडेड कोई चीज़ आए, मगर हाँ, मतलब सड़क भी उखड़ जाए। फिर मैंने कोशिश की कि चलो एक बार पत्थर मार के देखते हैं, छोटा सा कंकर जैसा पत्थर था, मारा तो सड़क वहाँ पे अंदर धंस गई, मतलब ऐसा छोटा सा खड्डा हो गया। तो ये हालात हैं आज की तारीख में कि मिट्टी के ऊपर बस लेपा पोती हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन शासन नाम की, मतलब इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं देती। बहुत बुरा हाल है। तो मैं मानता हूँ, और ये सिर्फ इस महकमे का नहीं मानता, मैं दूसरे महकमों में भी ये दिखाई देने को लग रहा है। जैसे मैं कल एक अभी जो आज जिसकी जानकारी भी दूंगा, जो एक अपने गुरसर माइनर जो है रीमॉडलिंग हो रही है, उसका काम देख के तो मैं एक लेमैन चला जाए, क्योंकि किसान तो इस बात का खुशी है। मेरे को दुख, व्यक्तिगत दुख उसका इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन 7 नहरों की रीमॉडलिंग के लिए इतना जोर लगाया, मुख्यमंत्री तक गया, आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने उसको मंजूरी करके दे दी। पर जो नीचे के लोग हैं, जिस तरीके से चल रहा है, वहाँ पे कोई जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। वो 20-25 साल के लिए बनाया जाएगा, 20 साल तक अगर हम फरियाद करेंगे, कहेंगे नहीं जी अब ये 20 साल पुराना नहीं है, अब नहीं हो सकता। और अगर इस टाइम पे इस तरह का होगा तो किसानों के साथ एक बड़ा घोर अन्याय है। तो उसकी हमने सामने, कम से कम मैं 1.5-2 घंटे निरीक्षण में था, अधिकारियों को बुलाया, अधिकारी ने सामने, मैंने उनको कहा है कि अब इसकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो मेरी तरफ से मैं पूरी कार्रवाई की मांग करूंगा। और वो रिपोर्ट जाए, और ठेकेदार जब तक ये काम संतोषजनक नहीं होता उसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हमें मतलब गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सारा बस एक लूट बाजार मचा हुआ है आज की तारीख। ठीक है विधायक साहब, एक और सवाल था आपका विधानसभा सेशन में, जो निश्चित तौर पर करीब 3 गाँव को बड़ा झटका देने वाला है। आपने प्रयास किए, उससे पहले डॉक्टर केवी सिंह ने प्रयास किए थे, वो था कालवाना खरीफ चैनल का काम। आपने ही आरोप लगाया कि एक विशेष नेता को लाभ देने की कोशिश की गई है और उसके पूरे रूट को ही चेंज कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं
निश्चित तौर पर कालवाना खरीफ चैनल जो कालवाना तक पहुंचना चाहिए था, लोगों की इतने सालों से उम्मीद थी, और वो अब ना सिर्फ कालवाना पहुंचा, दारेवाला पहुंचा, मुन्ना वाली गोदी का पहुंचा, बल्कि वो सिर्फ चक फरीदपुर तक ही रह गया। देखो, इसकी पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है, और ये एक और स्वार्थ का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बातें तो बस खोखली हैं। जैसे मैंने विधानसभा में कहा था, इन सबका विश्वास होता ना धरने पे कोई बैठता, सब बढ़िया चल रहा होता। मगर ये तो एक स्वार्थ की बहुत बड़ी गाथा है। अब इसमें क्या है कि आपको जैसे जानते हैं कि 2014 में कालवाना खरीफ चैनल, डॉक्टर साहब ने रक्ताखेड़ा खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल और कालवाना, तीन, उनको ये चिंता थी कि यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। रेतीला इलाका, खासकर कालवाना उस साइड आप सभी देखते हैं, तो इसलिए कोशिश की थी, मंजूरी मिली, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारी सरकार में बड़ी चुनौती थी उसको मंजूर कराने में। डॉक्टर साहब लगे रहे, नक्शे खुद बनवाए, सब कुछ किया, मंजूर कराया, पैसा मंजूर कराया। हुड्डा साहब ने दरिया दिली दिखाते उसके लिए पैसा 36 करोड़ रुपए मंजूर किए, उद्घाटन करवाया, मतलब नींव पत्थर रखवाया। तो उसके बाद जब हमारी सरकार चली गई, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, सरकार ने पहले ये कहा कि भाई हम नई सरकार है, हम पुराने परियोजनाओं को उसके ऊपर एक बार ठंडे बस्ते में डालते हैं, उनको चेक करवाएंगे। चेक करने के बाद इन्होंने इसको रद्द कर दिया। अब रद्द किया तो उन्होंने कारण ये बताया, उसके अंदर सारी चीज़ें, मेरे पास वो बाकायदा लेटर है, उस लेटर में लिखा है कि ज़रूरत है, ये है, ये है, पर कारण ये बताया कि पानी की कमी है। सबसे पहली तो समझिए होनी चाहिए, जो घग्गर का पानी है बरसाती पानी है, जब बरसात होगी तो हमें पानी मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। मगर आप ये कहना है कि भाई आपको एक प्राइवेट कंपनी तो चला नहीं रही कि भाई आपको नफ़ा नुकसान की देख रहे होगे, हमने बना दिया तो हमारा नुकसान होगा, पानी आएगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। मार्केटिंग फ़ी मिलनी थी आपको, अगर ज़्यादा पैदावार होगी ज़्यादा, तो ये इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर ये चलता रहा। अब आखिरकार मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। अब ये मान लीजिए, अगर आप हरियाणा में कहीं जाएंगे तो डवाली क्षेत्र अमित शाह के साथ कालवाना खरीफ चैनल का नाम, 3 शब्द आपको ज़रूर दिखेंगे। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से कभी बात करें, कभी ये मौका मिले तो मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे अच्छा। एक बार मुझे खुद कहा, क्योंकि जब मैं रीमॉडलिंग की लेके गया तो उन्होंने व्यंग करते हुए हंसी मजाक में, हल्के मजाक में मुझे बोला कि अमित जी आप कहीं ये कालवाना खरीफ चैनल की रिक्वायरमेंट तो नहीं लेकर आ गए। तो मैंने कहा जी नहीं, आज तो रीमॉडलिंग है, वो मुद्दा तो मगर मैं उठाता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये रहा कि भाई मैंने उसको जब उठाया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कृषि मंत्री ने, कि भाई ये कालवाना खरीफ चैनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पानी नहीं है। तो मैंने कहा कि पानी कैसे नहीं है, अगर पानी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कारण ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है आप लोगों में। कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पानी कमी। अगले सदन में मैंने फिर सवाल उठाया, मैंने कहा कितने खरीफ चैनल आपने 2014 के बाद मंजूर किए? तो उन्होंने कहा जी हमने 3 मंजूर कर दिए सिरसा जिले में। तो मैंने कहा आपने मुझे पिछले सदन में कहा था पानी की कमी है, और आपने 2014 में ही मेरा खारिज कर दिया, जो बना, जिसका नक्शा नुक्शा सब तैयार था, और 3 नए मंजूर कर दिए। फिर क्या कारण था? तो उनके पास जवाब नहीं था। तो कृषि मंत्री बीच में कहने लगे नहीं हमने मंजूर नहीं किया। मैंने कहा अभी आपने आंसर दिया है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अभी तक ये कहते रहे। अब आखिरकार जब इतना दबाव भी रहा, इतना मेरी तरफ से प्रयास रहा, अब वो पानी की कमी भी दूर होगी। अब उन्होंने खरीफ चैनल भी निकाल रहे हैं, तो हमें खुशी हुई कि आखिरकार बात मानी। जब नक्शा देखा तो हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि भाई बात ये है कि ये इतने गाँव के लिए सौगात थी। ये कालवाना खरीफ चैनल इसलिए नाम था कि कालवाना तक जानी थी। कालवाना और गोदिका का सबसे बड़ा रकबा इसके अंदर पड़ता और आसपास के क्षेत्र को बहुत मुनाफा होना था, वो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने अपने को वहीं से घुमाकर सिर्फ 2-3 गांव रख के और मोटा उन्होंने चक फरीदपुर लेके चले। अब ये सभी के सामने सार्वजनिक है, तो इसमें मेरे को कोई प्रश्न लगाने की आवश्यकता नहीं। सभी को जानते हैं कि सभी किसानों ने से पूछा, किसान कहेंगे जी एक तो, बल्कि मैं उस दिन दारेवाला गांव गया था तो वो भी दुखी किसान कहते हैं जी इससे अच्छा हम खेती छोड़ देते हैं, हमारी ज़मीनें भी आप लोग ही ले लो, सारा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे किसानों को क्या ज़रूरत है। तो ये एक मामला है, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ताकत है हमारे पास, ताकत को जनता तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था। उस पानी से आपने जनता को वंचित। तो ये खरीफ चैनल बन रहा है मगर जिसमें अधिकतम किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसकी वहाँ पर लाभ किसको दिया गया? कौन व्यक्तिगत पर लाभ? ये आप जाके खुद, मैं पन्नू भाई, क्योंकि मेरे कहने के बात नहीं है, मैं वही बात है, मैं सभी सार्वजनिक हैं और मैं उसमें कोई कोताही भी नहीं, मैं सीधे खुले मन से कह रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। उनके खेत में जाए, किसी के खेत में जाए, विशेष के जाए, आम के जाए। आप इसमें से मैंने सुझाव भी जो दिया था उस समय
हालांकि इस बार समय नहीं मिल पाया विधानसभा में कि इधर से आप जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उस डिज़ाइन तक निकालिए कालवाना तक, उसमें से एक आप ब्रांच निकाल सकते हैं कि ब्रांच निकाल कर कि इधर निकालना कि हाँ चक फरीदपुर का वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, आबादी इधर के साइड पे पड़ती है, आपने उनको वंचित कर दिया और कालवाना का हक छीन लिया। कालवाना, गोदिका, जो दारे वाला और जो मतलब जितने गाँव में भी उनके भी नज़दीकी उसका नक्शा आप देखेंगे वो इतना सा है, पहले ऐसे घूम के सारी तरफ से जा रहा था, तो कितने किसानों का मतलब हजारों किसान रकबे को आपने वंचित कर दिया पानी से। ठीक है विधायक साहब, अभी अगला सवाल है जो कि इन दिनों सिरसा जिला में और डवाली में खास करके धरना किसानों का चल रहा है और उसमें आप भी समय समय पर किसानों के बीच में गए हैं, विधानसभा में भी आपने इस प्रश्न को उठाया था, गुलाबी सुंडी से प्रभावित फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, क्या स्टेटस अब तक का है सर? सरकार से आपको कोई जवाब मिल पाया? क्योंकि अभी भी धरना वहाँ पर किसानों का जारी, उन्होंने अपने खून से भी खत कृषि मंत्री और सीएम साहब को लिखे हैं, मंत्रियों तक उन्होंने अपनी बात को तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया है, लेकिन फिलहाल पूरे सिरसा के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, जानना चाहते हैं मुआवजे को लेकर, बीमे को लेकर क्या स्टेटस फिलहाल आपके पास है? मैं देखो स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं सीधा कह सकता हूँ कि मुझे न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं देती और इसका कारण है मैं कोई मेरी तरफ से प्रयास रहे, मैंने जब सबसे पहले ये हुआ था तिगड़ी में जाके इसका निरीक्षण भी किया था अपने आप, उसके बाद इन्होंने रखा जो आंकड़े दिए गए, हमें सबको था कि मुआवजा मिलना चाहिए, मिलेगा। जब बाद में पता चला, जब किसानों ने मुझे बताया कि भैया हमारे यहाँ तो मुआवजे में हमारा गांव का नाम शामिल ही नहीं है मुआवजे में, तो हमने देखा, फिर पता चला कि 23% नुकसान दिखा दिया उन्होंने। तो अब 23% और वहीं पर जो मैंने आंकड़े निकाले तो कालांवाली सब डिवीज़न के तकरीबन 66 गाँव पड़ते हैं, उसमें से 55 गाँव के अंदर मुआवजा इन्होंने तय किया है। वो आया ना अभी तक ना हो वो दूसरी बात है, पर तय किया है कि भाई यहाँ पे 50 से 75% नुकसान हुआ है। और उन्हीं के साथ सटते हुए गांव जो हैं, जिनकी जैसे मैंने विधानसभा में बात रखी उप मुख्यमंत्री जी के सामने कि भैया इनकी बट से बट लगती है, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसा प्रकृति का कानून है कि इधर तो 75% और यहाँ 23%, और 23 और 25 के बीच में भी आप कैसे आंकलन कर लेते हैं? कहते वो तो जो पुरानी प्रक्रिया, उनका जवाब था पुरानी प्रक्रिया चलती आ रही है, हम ये तो आपके ज़माने की प्रक्रिया चल रही है, हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा प्रक्रिया तो चल रही होगी मगर उसका कोई ना कोई तो आपके पास निवारण करने का तरीका, अगर कल मैं कहता हूँ मेरे साथ जो गिरदावरी जिन्होंने भी की है वो गलत की है और मुझे 100% मालूम है गलत की है, पर मुझे क्या कोई न्याय मिलने का कोई तरीका नहीं है? इनके पास मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी सभी ने ये बात कही कि भैया यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो सकती स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये जो फसल चलेगी उसका हम कैसे कर सकते हैं? जो गिरदावरी हो चुकी वो हो चुकी, मतलब एक तरीके से राम भरोसे हैं। अगर गलती है सरकार की तो कोई इसमें न्याय की उम्मीद ना रखिए, अगली बार आएंगे तो अगली बार फिर कोशिश कर लेंगे, ये एक तरह का रुख है। फिर भी मैंने उस पर काफ़ी देर तक बहस की, मैंने आंकड़े दिए और इवन ये भी कहा कि जिनको मुआवजा मिलना भी चाहिए था उनका भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास क्योंकि एक जवाब था एक विधायक का, तो मैंने कहा 164 किसानों को अभी तक मुआवजा मिला है सिरसा जिले में। तो उन्होंने कहा नहीं अब 10,000 हो गया, तो वो 10 दिनों के गैप में 10,000 हो गया, देखिए आपको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए, 10,000 को दे दिया। तो मैंने कहा आपके कागज़ में लिखा हुआ है 1,30,000 तकरीबन जो था उनको मिलना चाहिए था और आपने 10,000 दिया है और तकरीबन अगली खरीफ की बिजांत होने वाली है, तो आप इसके लिए पीठ थपथपाने का तो हमें कोई वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये हालात हैं। फिर उन्होंने आखिरकार मुझे, जब मैं इस चीज़ का दबाव रहा तो ये बात हुई कि भाई आप जाके, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप जाके डीसी के माध्यम से हमारे तक ये बात को पहुँचाने का फिर से कहा। तो मैंने आंकड़ों के तहत दोबारा से डीसी महोदय को दिया है, उसी तरह बीच में मैं कई बार गया, बट मैं बात वही है, जब तक संवेदनशीलता यहाँ पे दिल के अंदर किसान नहीं बसेगा, जब तक, मैंने यही बात कही थी, ये मेरे मुआवजा नहीं है, मेरे को तो चलो आज मेरी एक फसल ख़राब हो जाए, अमित शाह आ गया, मैं जैसे किसान तो अगली फसल के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। जो बड़ा छोटा किसान है जिसने बेचारे ने सारा कर्ज लेके किया है, उसका हालात क्या होंगे? जब तक आप उनकी पीड़ा को नहीं समझोगे, जब तक ये हालात इसी तरीके से चलेंगे, चाहे कोई सरकार कैसे भी काम करे, ये हालात जब बदलेंगे जब हम लोग उनके बारे में संवेदनशील होंगे। ठीक है विधायक साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको आपने उठाने का काम भी किया, मौके पर पहुंचे थे, वो था लसाड़ा नाले की वजह से कई ढानियों को नुकसान पहुंचा और किसानों के खेतों में पानी जमा होने से
कई एकड़ रकबा है वो प्रभावित हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। मुआवजे को लेकर क्या स्टेटस है सर? उन लोगों को कब तक मुआवजा मिल पाएगा ऐसे बहुत से किसान? देखिए, मैंने एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से कहा था, उन्होंने कहा था हमारी उस समय उनसे बात हुई थी, तो 2 बार मेरी बात हुई थी। डीसी साहब से भी उस समय जो थे तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसका मुआयना करवा रहे हैं। हमने तीनों टीम, रेवेन्यू की भी भेजी हुई है, एग्रीकल्चर की भी भेजी है, और वो सारा मुआयना करके उस हिसाब से, तो मैं अभी आज तो जैसे छुट्टी है, कल दोबारा से इनसे इनका संपर्क करके कि कहाँ तक ये बात पहुँची। पर उस समस्या को मैं हल कराने की दिशा में मैं चाहता था, क्योंकि ये समस्या हर 2-1 साल में इस तरह की आती हैं, और उसका किस तरीके से निवारण हो, तो ये मैंने प्रश्न लगाया था। हालांकि वो प्रश्न लग नहीं पाया वहाँ पर विधानसभा के अंदर, समय नहीं मिल पाया उसमें। तो मैं इसको आगे प्राथमिकता से, और ज़रूरत पड़ी तो पंजाब सरकार से भी कहेंगे कि पंजाब से जुड़ा हुआ मामला है, पानी उधर से आता है, तो हम किस तरीके से हल करवा सकते हैं इस चीज़ को, इसके लिए सबके साथ मिलकर प्रयास करेंगे दोबारा से। ठीक है सर, एक डवाली शहर की सबसे बड़ी मांग है जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपने भी उसके लिए समय समय पर प्रयास किए हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे को लेकर सर क्या स्टेटस है? क्योंकि मुझे लगता है आपके प्रयास रंग लाए हैं और जल्दी शायद उसका फल मिलने वाला है। जब तक नहीं आ जाएगी, जब तक तो मैं कहूँगा कि बस प्रयास ही है। कोशिश ये थी, हमारे पास दुर्भाग्यपूर्ण, आप जैसे जानते हैं, मशीन आ गई थी, मशीन को वापस ले जाया गया। मैंने विधानसभा में वित्त साहब से ये बात रखी कि भाई आपका तो फल फूलता क्षेत्र है, अम्बाला में तो सुविधाएं हैं, यहाँ तो पिछड़ा क्षेत्र है, आपने एक मशीन दी, उसे वापस ले ली। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि विधायक बड़े भावुक हो चुके हैं, एक उनका शायद इस तरह के शब्द थे, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपने, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने अश्योरेंस दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर मंत्री एक अश्योरेंस दे तो वो फ्लोर पे दे दिया तो मतलब ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, इसको पूरा करना है। तो ये उस समय हुआ कि हमें जल्द ये दे दिया जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट, और ये, पर वो पूरा नहीं हुआ 1.5 साल। तो मैं फिर 2 बार गया तकरीबन अधिकारियों के पास, और मैंने विधानसभा में फिर गुहार लगाई, फिर मैंने एसीएस महोदय को कहा कि जी ये एश्योरेंस था, इसको पूरा तो कर दीजिए। आखिरकार मेरे पास अभी विधानसभा, क्योंकि मैंने फिर प्रश्न लगाया था इस पर कि एश्योरेंस दिया है मुख्यमंत्री साहब ने, तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात होती है अगर वो एश्योरेंस, तो अब उन्होंने मेरे को उससे विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले चिट्ठी भेजी कि भैया आपकी जो है उसकी टेंडर प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, और वो जल्द से जल्द आपको रेडियोलॉजी पीपीपी मोड के माध्यम से, वही मेरे को विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया कि इसके माध्यम से ये आपको सुविधा पहुंचाने का। तो अब ये देखते हैं, उन्होंने हालांकि 6 महीने का समय सीमा दी है, तो मैं 6 महीने और इंतज़ार कर लेंगे, और 6 महीने तक अगला विधानसभा सत्र आ जाएगा। अगर 6 महीने तक पूरा नहीं हुआ तो फिर मेरे को पुरजोर तरीके से इस पर उठाएंगे। बट अभी उन्होंने एक आशा बांधी है कि भी हमें, और उसी के साथ मैंने ये पत्र भी लिखा था एक्सरे का, जिसका 2 दिन पहले मेरे पास जवाब आया है विभाग द्वारा कि इसकी भी हमने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो एक्सरे, तो ये दोनों उम्मीद है 6 महीने के अंदर हमें मिल जाए। अभी विधायक साहब, हरियाणा की उन शुमार 11 महापंचायतों में सिरसा का भी एक गांव है, गंगा गांव है, डवाली में पड़ता है, वहाँ पर लोग बहुत मुश्किल में हैं। आप भी वहाँ पर गए थे, मतलब ऐसा लगता है कि आंधी तूफान का वो गांव बन चुका है, जहाँ पर सड़कें उखाड़ दी गई हैं। इवन यहाँ तक सच है कि उनके घर रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया है। आप वहाँ पर 1 घंटा तक नहीं बैठ सकते हैं, शायद दमा का शिकार हो जाए कोई भी व्यक्ति। क्या स्टेटस है सर, कहाँ पर गड़बड़ी है कि कामों को इतना लटकाया जा रहा है? आखिर कब तक महापंचायत, महाग्राम में सीवरेज का काम? वो महाग्राम तो मुझे बनता हुआ दिखता नहीं है। वो जो था ग्राम, वो भी उन्होंने कुछ दशक पीछे कर दिया। सड़कें जो बनी बनाई थी उनको उखाड़ दिया कि सीवरेज हम डालेंगे। सीवरेज के आप जाओगे तो मैन होल जो हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं बीच में। लोगों ने कहा कि एक तो दमे की बिल्कुल सही बात है, कहते बहुत लोग बीमार हो गए। दूसरा कहता है जो गाड़ी लेकर आता है, उसकी गाड़ी जो चलाता है यहाँ पे 6 महीने में उसका सस्पेंशन सब खत्म है। मतलब आप एक ऐसा, और ये व्यवस्था तकरीबन 2-2.5 साल से तो कम से कम है। और इसको मैंने एक कमेटी की मीटिंग में इसको बात रखी थी, तो मुझे अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने दिया था कि जी मेरे ख्याल से पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के दिसंबर का महीना दिया था कि इस टाइम तक ये काम पूरा हो जाएगा। और अब आप देख लीजिए 22, और अभी तक वो गलियाँ उखड़ी पड़ी हुई हैं। ठेकेदार कोई जिम्मेवारी, वहीं पे भी यही बात है, ठेकेदारी पे दबाव डला तो फिर कहीं जाके उसने एक सड़क बनाई। वो जो गली भी बनाई, उस गली के अंदर भी जो था उसने क्या कि पेवर जो इधर उधर था, मतलब पूरा बिल्कुल शॉर्टी काम जिसको कहते हैं, बहुत ही गलत काम किया हुआ है। तो वही व्यवस्था है कि वो महाग्राम क्यों बना, मतलब एक तरीके से वो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने चेक इन कैश करने थे। वो चेक इन कैश करने के लिए उन्होंने महाग्राम योजना, मगर महाग्राम हमारे समय से शुरुआत की थी, परियोजना तो उस समय की सोच थी, मगर आज अमली जामा ठीक तरीके से है नहीं। और इसका
वही है, विरोध जारी रहेगा इस सरकार के समक्ष। ठीक है विधायक साहब, अभी सवाल डबवाली शहर को लेकर है। हालांकि आपने किन्नू मंडी का भी मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार के हाथ खड़े हैं, उस पर मैं स्टेटस जानना चाहूँगा। दूसरा, डबवाली का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जाना, यहाँ की सड़कों को बनाना, रेलवे की लोडिंग अनलोडिंग का मुद्दा है, फुटब्रिज का मुद्दा है, आवारा पशुओं की सबसे बड़ी भरमार इस मंडी के अंदर है। हालांकि एक आपको बधाई गोलचौक के लिए भी है, इसके अलावा पेयजल का भी आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शहर को सौगात के तौर पर दिया है। इनका एक सामूहिक तौर पर मैं विस्तृत आपसे जवाब चाहूँगा, क्या स्टेटस किन्नू मंडी को लेकर और बाकी के मुद्दों पर? देखिए, किन्नू मंडी की मैं 2-3 बार मांग रख लिया, ये सभी जानते हैं, ये क्षेत्र पूरे भारत के अंदर इस बात के लिए जाना जाता है। ये और आसपास का जो पंजाब का क्षेत्र, 40% किन्नू की पैदावार या इस तरह के सिट्रस फ्रूट की पैदावार यहाँ होती है। सरकार ने कहा था कि हम उद्योगों को एक रोज़गार का माध्यम, मतलब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को रोज़गार का माध्यम और उद्योग के साथ जोड़ना चाहते हैं। हर ब्लॉक में कुछ होगा। तो मैंने 2 बार सुझाव 3 बार दे दिया कि यहाँ किन्नू सबसे ज़्यादा है, तो इसको एग्री का एक इंडस्ट्री बनाइए, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाइए, आपको यहाँ पे इसके साथ साथ इनकी मंडी बनाएंगे, विकसित करेंगे, तो आसपास का भी आएगा, आपको भी रेवेन्यू मिलेगा। और सरकार के सीधा जवाब यही है कि हमारी कोई ऐसी मंशा है नहीं। तो मैं कारण नहीं समझ पाता क्यों नहीं इस पे विचार करना चाहती सरकार। दूसरा, जहाँ पर मैंने इसी के लिए दूसरा जो दिया था वो ये था हमारा जीप इंडस्ट्री के हिसाब से कि एक जैसे हिसार में एक मोटर मार्केट है बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट में से है। तो एक हमारा भी बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे एरिया है, 3 प्रदेश लगते हैं, अब ये बड़े बड़े हाईवेज निकलने की है, तो इसको क्यों ना विकसित करें। यहाँ पे कारीगर हैं उस तरह के, एग्री इम्प्लीमेंट्स की मार्केट है, उसको क्यों ना विकसित करें। तो ये सब दिया हुआ है, बट बात मंशा पे है। सरकार की अगर मंशा होगी तब इस तरह की बड़ी परियोजना आ सकती हैं। अभी तक तो कोई मंशा दिखाई नहीं दी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था इसके रेलवे का, जी हाँ जी, रेलवे का अपने लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने भी एक समय दिया था और सरकार उनकी है, बट अभी तक उसकी कोई अनलोडिंग की जो बाहर करने की थी वो नहीं हुआ, बस वो आश्वासन रह लिया। तो इसके मैंने 3-4 मुद्दे उठाए, तो उन्होंने ये कहा कि नगर जो परिषद है इसकी तरफ से हमारा एक सुझाव गया हुआ है और रेलवे मंत्रालय उसके ऊपर विचार कर रहा है। तो वो विचार कब तक पूरा होगा, बट मैं उसके ऊपर अब गति देने का काम करूंगा। अब व्यक्तिगत रूप से मेरी मंशा है इस मुद्दों को थोड़ा बेहतर रूप से कोऑर्डिनेशन करवाने का। जैसे जम्मू तवी के लिए मैंने किया था, 3-4 बार पत्राचार भी हुआ, मडाले की उनकी मंशा नहीं, उसको भी फिर से उठाएंगे। तो रेलवे के एक साथ मुद्दे एकत्रित करके कोशिश करेंगे, अगर हमारे को समय मिलता है तो इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी सर, लोगों को बेसब्री से स्टेट हाईवे 32 का भी इंतजार है। डबवाली टू जीवन नगर रोड पर कहाँ कमी रह गई है कि उस रोड का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उससे पहले डर लोगों को ये भी है कि कहीं वही गुणवत्ता वाला काम इस स्टेट हाईवे नहीं हो जाए। इस बार मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जब भी बनना शुरू हो, मैंने तो अपने साथियों को कल भी कहा कि ये जो हमने केनाल का काम देखा है रीमॉडलिंग का, ये हम बिल्कुल आखिरी छोर पे है। बड़ी तीव्र गति से काम किया उन्होंने कि जब तक लोगों को पता चले उससे पहले सारा निपटा दें। तो मैंने इस बार हमारी ये है कि मेरी जो सारे लोग भी हैं और अपने जो युवा, मैं कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा, जहाँ कोई काम शुरू हुए हर रोज़ वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर चीज़ थोड़ी सी आगे बढ़ती है और उसमें कमी पाई जाए तो वहीं पे हम बैठ जाए, चाहे धरना देना पड़े हम धरना देंगे। मगर ये चीज़ ना हो कि भाई इस तरह की, तो और कहाँ पे अटका हुआ है, मेरे को क्योंकि 3-4 बार 5-6 बार आश्वासन मिल चुका है। मैंने खुद लेटर लिखे थे इसके बारे में कि हाँ, ये जल्द से जल्द हो जाएगा, मगर अभी तक उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी कब क्या कमी है। तो मैं फिर से अधिकारियों से बात करूंगा, पूछता हूं इसका। ठीक है सर। लोगों को आपका अंदाज बहुत पसंद है कि आप इतने एक्टिव रहते हैं, हर मुद्दे पर रहते हैं। हालांकि आपके ही विपक्ष में सत्तारूढ़ के जो लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप प्रेस नोट जल्दी से जारी कर देते हैं। प्रेस नोट इसलिए जारी करता हूं क्योंकि जनता को जानकारी है और वो काम दिखाई देकर। मैंने प्रेस नोट जारी किया था गोल चौक का, तो गोल चौक दिखाई देता है। ब्लड बैंक का प्रेस नोट जारी किया तो ब्लड बैंक दिखाई देता है। हालांकि उसका श्रेय लेने के लिए जब मैं विधानसभा के अंदर बैठा हुआ था तो उसका पीछे से उद्घाटन कराने की कोशिश की कि हमें फोटो में हमारा श्रेय आ जाए। तो आपके सामने ऑक्सीजन प्लांट का जब मैंने प्रेस नोट जारी किया तो ऑक्सीजन प्लांट दिखाई देता है। ऐसा अमित शाह को प्रेस नोट सिर्फ जानकारी देने के लिए आता है उसका कि भाई ये काम है। मैं कोई किसी चीज़ का ना कोई श्रेय लेने की है। आप लोग सारे ना, आपने सड़कों का श्रेय लिया था ना, ये कि मैंने इतनी सारी वो हुए, मेरे को बारी बारी ये कोई किसी ने बताया था कि हुए मेहरबान, हमने इतनी सड़कें कर दी, वो श्रेय भी तो जो गड्ढों का भी श्रेय ले ले फिर जाके। आज इन्हीं
के जो कार्यकर्ता हैं वो लाइव बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम से, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर बात ये है कि शायद बात ज़रूरत कुछ और है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो आज की तारीख की ज़रूरत है, जनता का स्वार्थ हित जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से मैं तो उन्हीं को कहूँगा, कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा आपको अब सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है विधायक साहब, मेरा आखिरी सवाल है, अभी आपके लिए एक और सेमीफाइनल आपको खेलना है, वो नगर परिषद चुनाव का डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होना है। कितनी आपने तैयारियां पूर्ण कर ली है, कितने आपके पास कदावर चेहरे हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या स्ट्रेटजी आपकी रणनीति अभी से शुरू की है आपने? देखो, रणनीति स्पष्ट है हमारी, सीधी सी बात है। जनता जिसको, हमारे कार्यकर्ता सारे मिलकर जिस पे हामी भरेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उस प्रयास को दुगनी गति से करने के लिए अगर हमें इस चुनाव में और सक्षम लोग मिलते हैं तो बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत आसानी होगी कि हम जो सुविधाएं, मेरा जो सपने हैं, उन सपनों को यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए। तो मैं तो यही जनता से अपील है, जहाँ तक हमारे साथियों से, वो फैसला जब हमारे साथी सारे बैठ के करेंगे, जो फैसला देंगे उसी के साथ अमित सहवाग वहाँ पे खड़ा हुआ उनके लिए चुनाव लड़ने का भी काम करेगा, लड़वाने का भी काम करेगा। तो ये फैसला मैं अपने कार्यकर्ताओं पे हमने छोड़ा हुआ है। जिस दिन घोषणा होगी उसके आसपास फिर जो मीटिंग करेगी पार्टी का, जो फैसला होगा कि क्या चुनाव चिन्ह पे हम लड़ेंगे या वैसे लड़ेंगे, जो सब फैसले आ जाएंगे उसके बाद। अभी तो हमने कोई इस बारे में नहीं, अभी तो सिर्फ विकास की प्रक्रिया जारी है, काम करने की प्रक्रिया जारी है। जब चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब, आपने वक्त निकाला और इसी तरीके से आप एक्टिव रहिए। धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ज़रूर और ज़्यादा बल मिलता रहेगा मुझे भी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मंडी डबवाली से विधायक अमित सहवाग जी, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। वाकई अच्छा महसूस होता है जब एक यंग विधायक के साथ, और वो इस एक्टिव मोड में रहता है कि उसे हर मुद्दे पर उसे नॉलेज है, उसके पास फैक्ट है, उसके पास वो तमाम तथ्य हैं जिन पर सरकार क्या कर रही है, जनता क्या सोच रही है, वो तालमेल की कमी कहाँ पर है। और सबसे अच्छा उदाहरण उनका राजस्थान कैनाल के उन 7 पुलों को लेकर समझा जा सकता है, जिन्होंने 3 राज्यों की सरकारों के साथ हर दफ्तर पर जाकर काम किया और आज लोगों को वो उसका फ़ायदा मिल रहा है। अगले सेगमेंट में मैं विधायक साहब से डबवाली शहर के तमाम सवालों को साझा करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में विधायक साहब के लिए आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप ज़रूर फेसबुक और यूट्यूब पर साझा करिएगा। कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।